जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन पाठशाला पर। और आज आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी लेकर आ चुके हैं कुछ जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले एग्जाम में जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए आज बिना देर समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। ऑप्शन है आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है आपका मिंटो और चौथा ऑप्शन है आपका कर्जन। तो यहाँ शुरू करते हैं और इस पे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका कैनिंग। ठीक है ना? कैसे होगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय। यहाँ पूछा गया ना वायसराय। अब देखो, सबसे पहली चीज जो है आप ये करोगे कि यहाँ पर हम अगर ये कहा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और अगर ये पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो फिर कौन हो जाएगा? वहां पर हो जाएंगे आपके विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। ठीक है। और उसके बाद फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो भारत का प्रथम वायसराय भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो भारत का प्रथम वायसराय आपके रहेंगे कौन? कैनिंग। कौन रहेगा? कैनिंग। लेकिन अब एक लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल देखिए दो तरीके से पूछ सकता है। वहां पर दो ऑप्शन आ सकते हैं। एक तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका माउंटबेटन, आप उस पर टिक लगाओगे। ठीक है ना? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अब एक क्वेश्चन माउंटबेटन से और पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। जब ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वहां पर कौन था? माउंटबेटन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का ही प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। कौन था? अब यहां पर देखिए भारतीय लग गया, तो जब भारतीय लग गया तो वो भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? सिराज गोपाल चारी जी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की है? ऑप्शन है आपके मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि। तो तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अच्छा, अब देखिए अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो है वो कैसे कैसे युद्ध हुए हैं। देखिए तीन युद्ध कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे वो आप देख लो पहले। कि एक पहला युद्ध जो होता है वो 1767 से 1769 के बीच होता है। ठीक है ना? और इसमें जो हैदर अली लीड करते हैं और वहां पर हैदर अली क्या होते हैं? वो जीत जाते हैं। किससे? अंग्रेजों से। ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजों की हार हो जाती है और यहाँ पर फिर एक संधि होती है। उस संधि का नाम था क्या? मद्रास की संधि। उस संधि का क्या नाम था? मद्रास की संधि। दूसरा जो युद्ध होता है वो अंग्रेजों और मैसूर युद्ध के बाद उसमें दूसरा युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। ठीक है ना? इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में एक संधि होती है मंगलौर की संधि। कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि। यह इसी युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और अंग्रेज यहाँ पर भारी पड़ जाते हैं। तो संधि कौन सी होती है? मंगलौर की संधि होती है। तीसरा जो युद्ध होता है वो 1790 से 92 के बीच में होता है और वहां पर क्या होता है? ये संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है। और 1799 में ये चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध था और इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। ये टीपू सुल्तान के बारे में आप थोड़ा सा जान लो कि टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य था। किस क्लब का सदस्य था? तो जैकोबिन क्लब का वो सदस्य था टीपू सुल्तान। ठीक है ना? और अपने आप को वो टीपू नागरिक बोलता था। क्या बोलता था? कि मैं एक नागरिक हूं, राजा नहीं, मैं एक नागरिक हूं। ठीक है। तो नागरिक टीपू अपने आप को बोलता था। उसने ही स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। कौन सा वृक्ष लगवाया था? स्वतंत्रता। ठीक है। इतना ही लिखा जाता है। लेकिन वो कट क्यों लिख रहा है? ऐसे ही आएगा, यहाँ तक आ रहा है। ओके, चल उसके बाद फिर अब एक नेक्स्ट रहेगा कि इसमें जो है टीपू सुल्तान ने क्या किया था? कट नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग रोक दीजिए। रोक दीजिए। तीसरे क्वेश्चन में पहुंचा था। हाँ ठीक है चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर। ठीक है ना। इसका जो सही जवाब होगा उसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो लिखा था क्या? फारसी में जफरनामा। ठीक है ना। फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? पटना में हुआ था। कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? खालसा पंथ की। ठीक है। इन्होंने ही पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। किस प्रणाली की शुरुआत की थी? पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। इन्होंने कहा था कि जो पुरुष लोग हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? सिंह लगाएंगे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने ही पंच ककार धारण करने के लिए कहा था। वो पंच ककार कौन कौन से थे? एक तो आप समझो कि केस हो गया, ठीक है, कंघा हो गया, ठीक, कृपाण हो गया, कड़ा हो गया और कच्छा हो गया। तो ये 5 ककार होते थे जिसको गुरु गोविंद सिंह ने धारण करने के लिए कहा था। लास्ट एट द एंड था कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहां पे हुई थी? नांदेड़ नामक जगह पर। कहां पे हुई थी? नांदेड़ नामक जगह पर एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। और उनके 2 बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो 2 बेटे कौन थे? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको जो है वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। किसने चुनवा दिया था? वजीर खान। वजीर खान ने इनको दीवार में चुनवा दिया था। नांदेड़ कहां पर है? तो नांदेड़ है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन क्या है? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा ऑप्शन आपका है लॉर्ड वेलेस्ली। तीसरा ऑप्शन आपका है लॉर्ड ऑकलैंड और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिक। इसका जो सही जवाब होगा भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है ना। एक डलहौजी के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हड़प नीति की शुरुआत करने वाला कौन था? तो डलहौजी ही था। हड़प नीति की शुरुआत करने वाला डलहौजी था। ठीक है ना। इन्होंने ही क्या किया था? भारत में पहली रेलवे व्यवस्था चलाई थी। तो प्रथम रेलवे कहां से चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में। और ये कितने किलोमीटर थी? 34 किलोमीटर की। ठीक है। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। ठीक है ना। एक का नाम था साहिब, एक का नाम था सिंध और एक का नाम था सुल्तान। ठीक है। ये 3 इंजन लगे हुए थे। ठीक है। और ये तीनों इंजन इस तरह से मुंबई से थाने के बीच चलाए गए थे। हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति में ये समझो कि कौन कौन जो है डलहौजी की हड़प नीति का शिकार रहे। सबसे पहले तो आप ट्रिक कैसे याद रखोगे? वो ट्रिक कैसे है कि SJS बुझना। क्या है? SJS बुझना। ठीक है ना। इसमें क्या है? S से सतारा है, सतारा, जैतपुर, J से जैतपुर, S से संभलपुर। ठीक है, संभलपुर। अब इसको हम समझेंगे थोड़ा सा मैपिंग से कि मैपिंग में कैसे होगा ये चीज। आप ये समझो कि ये रहा आपका इंडिया का ये मैप। थोड़ा सा जो है जैसा कि हाँ ये देखिए बन रहा है। हाँ, इसमें कमी मत निकालना भैया तुम लोग। ठीक है ना। सतारा देखो, सतारा जैसे ये महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया। ठीक है ना। ये महाराष्ट्र वाला एरिया है और यहाँ पे जो है सतारा आ जाएगा। दूसरा जो है आपका रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक, हाँ, दूसरा जो आपका रहेगा जैतपुर। जैतपुर जो है वो आपका वो पड़ेगा आपका यूपी में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जहां महोबा वाला एरिया है, वहां पे आपका पड़ेगा जैतपुर। ठीक है ना। ये जैतपुर हो जाएगा। संभलपुर आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। संभलपुर यहाँ पे पड़ेगा। बघाट आपका जो है वो पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा। ठीक है। उदयपुर जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में पड़ जाएगा। झांसी आपका यूपी में ही, ललितपुर से थोड़ा ऊपर है वहां पे। नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है। और अवध वाला एरिया आपका ये वाला रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, ये सब एरिया जो है उसमें आ जाते हैं अवध वाले एरिया में। ठीक है ना। तो ये डलहौजी की नीति थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? ऑप्शन है आपके पास, वो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव। ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे? ये 5वें नंबर के गुरु थे। किस नंबर के हैं? 5वें नंबर के। आप क्या करेंगे, कैसे याद रखोगे? तो सबसे पहले जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक जी थे। ठीक है।
दूसरे नंबर पे अंगद जी थे, गुरु अंगद। ठीक, तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे अमरदास है। चौथे नंबर पे हैं रामदास। पांचवें नंबर पे हैं गुरु अर्जुन देव। छठवें नंबर पे हैं हरगोविंद जी, हरगोविंद, हर राय और हरकिशन जी। ठीक है, नौवें नंबर पे हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर जी और 10वें नंबर पे हैं गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक तो आप, हाँ, एक तो है पहले नंबर पे गुरु नानक जी। आ जाएगा, बोलते रहो। गुरु नानक जी, और इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था 1469 में। इनकी मृत्यु हुई है करतारपुर में 1539 में। ठीक है, अंगद जी का है, गुरु नानक जी का हो गया। इन्होंने जो है, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है? 1469 में, और मृत्यु कब हुई है? 1539 में। ठीक है ना। गुरु अंगद जी हैं, इनका नाम जो है, वास्तविक नाम इनका लहना था। ठीक है ना, इनका नाम क्या था? लहना। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? गुरुमुखी लिपि। जैसे कि हम लोग करते हैं कि देवनागरी लिपि, वैसे ही उनका था गुरुमुखी लिपि। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक आते हैं गुरु अमरदास। एक सेकंड, हाँ, उसके बाद फिर आते हैं ठीक है, गुरु अमरदास। हाँ, गुरु अमरदास आते हैं, और गुरु अमरदास की एक पुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। ठीक है, और उनकी शादी किससे होती है? उनकी शादी होती है गुरु रामदास जी से। ठीक है, अब गुरु रामदास के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम है अर्जुन देव। यहीं से वो पैतृक प्रणाली शुरू हो जाती है गुरुओं की। ठीक है ना। अब उनके पुत्र फिर हरगोविंद जी, हर राय जी, हरकिशन जी, फिर तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको बता ही दिया है। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट नाम है वो है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव का क्या है? इनको जहांगीर ने फांसी दिलवा दी थी, क्योंकि इन्होंने खुसरो की मदद की थी। किसकी मदद की थी? खुसरो की मदद की है, खुसरो की मदद की थी, और इस वजह से जो है इन्हें फांसी दिलवा दी गई थी। ठीक है, और गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, इनको क्या हुआ था? इनको औरंगजेब ने, इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया था, और इसलिए औरंगजेब ने इन्हें फांसी दिलवा दी थी। किसको? गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, इसके अलावा जो है कैसे याद रखना है, देखो, आप पहले नंबर पे गुरु नानक जी को याद रख सकते हो। दूसरे नंबर पे गुरु अंगद जी हैं। जैसे अंगद का काम था, वो लंका में गए थे, उनके 2 पैर थे, ऐसे ही दूसरे नंबर पे कौन है? गुरु अंगद जी है। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे जब आप देखोगे तो 3 अक्षर आते हैं, अ, म और रा, अमर। ठीक है। चौथे नंबर पे रामदास आते हैं, और रामदास यानी राम जी के 4 भाई थे, आपको भी पता है। पांडव कितने थे? पांडव 5 थे। तो 5वें नंबर पे कौन है? अर्जुन जी हैं। यहाँ पे अब आता है हर गोविंद, हर राय, हर किशन। आप कैसे याद रखोगे कि गोविंद की राय में किशन तेज है। देखो, पहला वाला गुरु नानक, वो गुरु नानक जी, वो आपको याद हो जाएंगे, और लास्ट गुरु गोविंद सिंह, ये याद हो जाते हैं। यहाँ फंसता है, वो आप कैसे याद रखोगे? गोविंद की राय में किशन तेज है। यहाँ पर कैसे हो जाएगा? हर गोविंद, हर राय, हर किशन, और तेज का मतलब आप निकाल लोगे तेग बहादुर। क्या निकाल लोगे? तेग बहादुर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगौली की संधि किनके बीच हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच होती है? सुगौली की संधि कब हुई है? 1816 में। इसका पहला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, तीसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, और चौथा ऑप्शन है अवध का नवाब और नेपाल के बीच में। तो यहां पर जो चीज आई है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कि सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई है। यहाँ पे क्या हुआ था? EIC और नेपाल। ठीक है ना। यहाँ पर किसके बीच हुई है? सुगौली की संधि। और यहाँ पर जो बिहार का मिथिला वाला क्षेत्र था, बिहार का मिथिला का क्षेत्र, वो कहाँ चला गया था? वो नेपाल का दक्षिणी हिस्सा बन गया था। ठीक है, इस वाले में ये बात इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प नीति के अनुसार कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? ऑप्शन है आपका झांसी, नागपुर, त्रावणकोर, दूसरा ऑप्शन है झांसी, नागपुर व सतारा, तीसरा ऑप्शन है झांसी, सतारा व मैसूर, और मैसूर, सतारा व भावनगर। अब हड़प नीति अभी मैंने बताया था कि हड़प नीति किसकी थी? तो हड़प नीति थी आपकी डलहौजी की। ठीक है, अब डलहौजी के तहत जो है ये हड़प नीति आई थी, और इसमें ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप सोचें, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है, ऑप्शन बी ही इसका सही हो जाएगा। और मैंने अभी बताया था इसको कैसे आप याद रखोगे, तो SJS बुजना कैसे याद रखोगे? BUGNA। ठीक है ना। यहाँ पर सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखो, 1848 में सतारा गया है। ठीक है, जैतपुर और संभलपुर ये दोनों गए हैं 1849 में। ठीक है, बघाट आया है 50 में,
उदयपुर आया है 52 में, झांसी और नागपुर ये दोनों आए हैं 54 में, और अवध आया है आपका 56 में। तो 1856 में ये आया है, ठीक है। इस तरीके से, और मैंने मैपिंग से ही इसको आपको बता दिया है, तो इसको इस तरीके से आप याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वैत शासन की नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग्स और कर्जन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो कौन सा हो जाएगा कि द्वैत शासन की नीति को समाप्त किया था, उसको समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। देखो एक क्वेश्चन आता है ना, उसमें ऑप्शन दे देते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, और एक ऑप्शन रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स, तो आपको वॉरेन हेस्टिंग्स लगाना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल दूसरा है, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल दूसरा था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था कि द्वैत शासन की नीति किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन को शुरुआत किसने कर दिया था? तो द्वैत शासन की शुरुआत जो है वो कर दिया था क्लाइव ने, ठीक है। अब द्वैत शासन में क्या होता है कि द्वैत शासन दो लोगों का शासन, एक तरीके से समझो कि इसमें दो लोगों का शासन होता है, ठीक है। अब अंग्रेज क्या करते थे कि जहां पर पैसे वाली बात होती थी वहां अपना पूरा कंट्रोल वो रखते थे, ठीक है। रुपया पैसा उनको सारा का सारा वो कंट्रोल रखते थे। बाकी जैसे किसी की बकरी खो जाए, छगड़ी खो जाए, गधा खो जाए, तो उसको कौन देखेगा? उसको राजा का आदमी देखेगा, वो जाकर के राजा का आदमी वो ढूंढ के लेके आएगा। लेकिन पैसे वाले मामले सारे कौन रखता था? अंग्रेज रखते थे, ठीक है। फिर जब वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं तो उन्होंने क्या सोचा कि अब बहुत हो गया, और ये पूरा का पूरा कंट्रोल उन्होंने कैसे कर लिया? अपने ऊपर कर लिया, ठीक है, कि अब जो करेंगे हम ही करेंगे, और मुगलों से वहां से थोड़ा हटाना शुरू किया। जैसे क्लाइव ने क्या किया था, इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, ठीक है। अब क्या हुआ था कि उसमें 26 लाख रुपए मुगल शासक को देना होता था प्रतिवर्ष, लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए तो उन्होंने क्या किया, ये देना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। 26 लाख रुपए देना बंद कर दिया, इसलिए द्वैत शासन की नीति को भी उसने समाप्त कर दिया। ये क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग्स वही हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का क्या कहते हैं? पहला गवर्नर जनरल। इन्हीं के समय जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसी के तहत जो है फिर कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और सर एलिजा इम्पे जो है पहले प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, ठीक है। इतना तो याद होगा आपको। और उसके बाद फिर क्या हुआ था, जब होता है कि नंद कुमार फांसी, नंद कुमार का जो केस था वो इन्हीं के समय में आया था। नंद कुमार का केस इन्होंने जबरदस्ती उसे फांसी दिलवा दी थी, ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया था? तो इन्हीं के समय में आया था, ठीक है। ये कौन थे? ये वॉरेन हेस्टिंग्स है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्तियों का अंत कर दिया, इसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, और उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तीसरा ऑप्शन है एडमिरल वाटसन, कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, और ऑप्शन डी है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी है कि इसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है ये हुआ था आपका सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है ना, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? तो क्लाइव स्वयं लीड कर रहे थे, इधर से क्लाइव लीड कर रहे थे। तो इधर से क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर, क्या नाम था उनका? मीर जाफर, यही उन्होंने क्या किया था? गद्दारी। और ये कहां चले गए? अंग्रेजों की साइड में, ठीक है। यहाँ पे कैसे आप याद रखोगे कि सिराजुद्दौला के अंतर्गत ही कौन रहता था? मीर जाफर। अब यहाँ पे जा है, सिराजुद्दौला में देखो जा है और यहाँ पे जाफर है, इन दोनों में जा है, क्योंकि लोग ऑप्शन में कहां फंसते हैं, वो ऑप्शन आ जाता है मीर कासिम था कि मीर जाफर था, ठीक है। तो ये कौन था? मीर जाफर था, जो गद्दारी करता है और अंग्रेजों से मिल जाता है, और यहीं पर सिराजुद्दौला की हार हो जाती है प्लासी के युद्ध में, ठीक है। तो ये हो गया, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के रास्ता खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, भारत में जन साक्षरता का विकास करना और निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को समाप्त करना। अब इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब आपका हो जाएगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना चाहती थी, ठीक है। इसीलिए आधुनिक शिक्षा वो देना चाहती थी,
क्योंकि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें जो है शिक्षा के लिए जो पैसा निकाला गया था वो करीब 1 लाख रुपए निकाले गए थे। कितने निकाले गए थे? 1 लाख रुपए। और ये करके जो है वो दिखाना चाहते थे कि हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करना है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये कर रहे थे कि वो भारतीयों को गुलाम बनाने वाली मानसिकता के साथ पढ़ाई, उनकी शिक्षा स्तर को बनाना चाहते थे और अपनी राजनीतिक सत्ता को वो काफी मजबूत बनाना चाहते थे। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगले टॉपिक पे फिर 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा और बढ़िया वो